हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है लक्ष्य क्लासेज में। तो कैसे आप लोग, पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही है ना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का इतिहास का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद चल रहा था, जिसमें से हमने 5 लेक्चर हो चुका है। यानी आज आपका क्लास 6 है और लास्ट क्लास है, ठीक ना। आज यानी यूरोप में राष्ट्रवाद आपका चैप्टर खत्म होने वाला, ठीक है। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था, इसको हम लोग पूरे कितने टॉपिक में बांटे थे? 8। सबसे पहले हमने देखा कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद की भावना का विकास कैसे होता है, ये समझ लिए थे। अगला टॉपिक हमने फ्रांसीसी क्रांति देखा था। उसके बाद नेपोलियन युग जो 1804 से 1815 ईस्वी तक पढ़ा था हमने। उसके बाद वियना सम्मेलन जो 1815 में हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, इन सारी बातों को देखे थे। उसके बाद क्रांतियों का युग यानी 1830 से लेकर 1848 तक के समय में फ्रांस में कौन कौन सी क्रांति हुई, इसके बारे में देखा था। उसके बाद इटली का एकीकरण, और इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूल और गैरीवाल्डी, इन सभी लोगों का क्या योगदान था, इन सभी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमारा टॉपिक था जर्मनी का एकीकरण। हमने देखा कि जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, इन सारी बातों की चर्चा हुई थी। अगला हम लोग आज की टॉपिक में देखने वाले हैं कुछ अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की भावना, यानी यूनान, हंगरी, पोलैंड, बोहेमिया, जो अन्य यूरोपीय देश थे, यहाँ पर भी स्वतंत्रता संग्राम हुए, यहाँ पर भी क्रांति हुई, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी, और इन्होंने भी जिन जिन का शासन था, किसी दूसरे देश का यूनान पर भी कब्जा था, हंगरी पर भी, पोलैंड पर भी, बोहेमिया पर भी, तो इन सभी देशों ने कैसे वहाँ पर क्रांति की, इसके बारे में आज की क्लास में देखने वाले हैं। और क्रांति का क्या क्या परिणाम हुआ, जो फ्रांसीसी क्रांति पूरी क्रांति हुई, उसका विश्व पर क्या असर पड़ा, इन सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे। और यही हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 7 टॉपिक हम लोग कवर कर लिया है। आज हमारा लास्ट टॉपिक है कुछ अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की भावना और क्रांति के परिणाम। तो बिना देर की अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं यूनान, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं यूनान में स्वतंत्रता संग्राम, ठीक ना। यूनान, ठीक ना। यूनान भी एक कंट्री है। यूनान की जो यूनान जो था उस समय तुर्की के अंतर्गत आता था। किसके अधीन था यूनान? तुर्की के अधीन, तुर्की के अधीन था। यूनान जो था आपका तुर्की के अधीन था। यहाँ पर भी स्वतंत्र होने के लोगों में स्वतंत्रता की भावना, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई। उसके बाद यहाँ पर भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी, देश प्रेम की भावना जगी, और इन्होंने तुर्की से आज़ाद होने की ठानी कि हमें अब तुर्की से आज़ाद होना है। शुरुआत देखे तो यूनान जो था बहुत पहले से ही काफ़ी ज़्यादा विकसित था। यहाँ का विज्ञान, कला, इस सभी मामले में यूनान काफ़ी ज़्यादा आगे था। इसे यूरोपीय सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना। ठीक ना। तो यूनान जो था काफ़ी सभ्यता, यहाँ का विज्ञान, यहाँ का कला, यहाँ का साहित्य काफ़ी ज़्यादा विकसित था। इतना ज़्यादा विकसित था कि बाकी के यूरोपीय देश जो थे वो यूनान से सीखते थे। यूनान से क्या करते थे? शिक्षा ग्रहण करते थे कि कैसे सभ्यता होती है, कैसे साहित्य होता है, इनसे विज्ञान, कला, ये सब सीखा जाता था। इतना आगे होने के बाद भी यूनान पे किसका कब्जा था? तुर्की का कब्जा था। तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी और उन्होंने ठाना कि हमें अब तुर्की से आज़ाद होना है। तो आज़ाद होने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था फिलाइक हेतेरिया। क्या नाम था? फिलाइक हेतेरिया नाम का संगठन बनाया गया, ठीक ना। फिलाइक हेतेरिया नाम का संगठन बनाया गया 1814 ईस्वी में। कब बनाया गया? 1814 ईस्वी में फिलाइक हेतेरिया नाम का संगठन यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रांति की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। फिलाइक हेतेरिया नहीं, सॉरी, हितेरिया फिलाई। क्या नाम था इसका? हितेरिया फिलाई। क्या नाम था? हितेरिया फिलाई। हितेरिया फिलाई के नाम का संगठन बनाएगा और यहाँ पे क्या हो गई? क्रांति की शुरुआत हो गई, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी। इन्होंने तुर्की के खिलाफ संगठन बनाया और क्रांति की भावना लोगों में जगाई। उसके बाद एक ब्रिटिश कवि लॉर्ड बायरन, जिसका नाम था लॉर्ड बायरन। कौन थे? एक ब्रिटिश कवि थे, यानी ब्रिटेन के रहने वाले कवि थे, ब्रिटिश कवि।
लॉर्ड बायरन जो कि एक ब्रिटिश कवि थे, ये क्या होते हैं, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में यूनान के तरफ से लड़ते हैं और यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हो जाते हैं, जिस कारण से लोगों में और भी ज़्यादा सहानुभूति आती है। दूसरे के देश के लोग, ब्रिटेन भी इसके क्या आता है, सपोर्ट में आ जाता है और दूसरे के लोग भी क्या करते हैं, इसका यूनान का सपोर्ट करने लगते हैं, यूनान को आज़ादी में आज़ाद कराना चाहते हैं, ठीक ना। उसके बाद 1821 में और ज़्यादा विद्रोह तेजी पकड़ता है एलेक्जेंडर चिप्सिलाटी, नाम ही गजब है, एलेक्जेंडर चिप्सिलाटी। एलेक्जेंडर चिप्सिलाटी के नेतृत्व में 1821 में फिर से यूनान में क्या हो जाता है, विद्रोह शुरू हो जाता है। उस समय जो विद्रोह हुआ उसको दबा दिया जाता है। फिर एलेक्जेंडर चिप्सिलाटी के नेतृत्व में क्या हो जाता है, 1821 में फिर से वहाँ पे क्या हो जाता है, विद्रोह शुरू हो जाता है। और जब विद्रोह शुरू होता था काफ़ी ज़्यादा विद्रोह बढ़ जाता है। और उसके बाद इसके सपोर्ट में आपका ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, यूनान के सपोर्ट में ब्रिटेन, रूस और फ्रांस भी आ जाता है। कौन कौन आ जाता है, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस किसके सपोर्ट में आता है, यूनान के सपोर्ट में आता है, ठीक ना। 1826 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस ये सब प्लान करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, यूनान को स्वतंत्र कराने की कोशिश करेंगे कि यूनान को क्या किया जाए, स्वतंत्र किया जाए। और 1827 ईस्वी, कब, 1827 में, 1827 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस यूनान के सपोर्ट में चले आते हैं। कौन कौन देश, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस किसके सपोर्ट में आ जाते हैं, यूनान के सपोर्ट में, कि हम लोग यूनान को आज़ाद करने में क्या करेंगे, यूनान की मदद करेंगे। और युद्ध की घोषणा की जाती है, कि अब युद्ध होगा तुर्की से, और तुर्की से क्या किया जाएगा, यूनान को आज़ाद कराया जाएगा, ठीक ना। तो 1827 में ब्रिटेन, रूस, फ्रांस सब क्या कर देते हैं, युद्ध की घोषणा कर देते हैं, किसके खिलाफ, तुर्की के खिलाफ। और इनकी लड़ाई हो जाती है किससे, तुर्की से, किससे, तुर्की से। और तुर्की की तरफ से जो आता है मदद करने, वो आता है मिस्र की सेना। कहाँ की सेना, मिस्र की सेना आता है तुर्की की तरफ से मदद करे। और वहीं पे एक जगह होता है नावारिनो, ठीक ना, यहाँ पे युद्ध की जाती है, ठीक ना। ब्रिटेन, रूस, फ्रांस ये सब किसके तरफ से, यूनान की तरफ से लड़ते हैं। सभी की सेना यूनान की तरफ से आती है। उधर तुर्की और मिस्र की सेना नावारिनो की खाड़ी में युद्ध होता है और इसमें बुरी तरह से तुर्की की हार हो जाती है। किसकी हार हो जाती है, तुर्की की हार हो जाती है। इस युद्ध में किसकी हार हो गई, तुर्की की हार हो गई, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रूस किसके तरफ से लड़ा, यूनान की तरफ से। और एक साइड तुर्की और मिस्र थी और तुर्की की क्या हो गई, बुरी तरह से हार हो गई। और यहाँ पे एक समझौता होता है, एड्रियानापोल की संधि, 1829 में होती है एड्रियानापोल की संधि, एड्रियानोपोल की संधि रूस एवं तुर्की के बीच, और अंततः 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। यूनान को कब किया गया, 1832 ईस्वी में यूनान को क्या कर दिया जाता है, एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। 1829 में एड्रियानापोल की संधि हुई और 1832 ईस्वी में यूनान को क्या कर दिया, एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार यूनान जो है तुर्की के अधीनता से मुक्त हो जाता है, यानी तुर्की से आज़ादी पा लेता है। कौन सा देश, यूनान। और यूनान के बाद हम लोग देखने वाले हंगरी। कौन सा देश, हंगरी को देखने वाले हैं यूनान के बाद। यूनान के बाद हंगरी, ठीक ना। हंगरी की जो भाषा आती है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। हंगरी की जो भाषा थी वो मैग्यार थी। कौन सी भाषा थी, मैग्यार। और इसकी राजधानी की बात करें तो बूडापेस्ट। इसकी राजधानी कहाँ है, बूडापेस्ट। लेकिन उस समय की बात करें तो हंगरी की कोई अपनी ज़्यादा पहचान नहीं होती थी। हंगरी जो था ऑस्ट्रिया के अधीन था। किसके अधीन था, ऑस्ट्रिया के अधीन था हंगरी। किसके अधीन था, ऑस्ट्रिया के अधीन, ऑस्ट्रिया के अधीन था। कौन था, हंगरी। और ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, सभी को याद होगा कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर याद है कि नहीं,
कौन था, मेटरनिक, ठीक ना। तो हंगरी की जो भाषा थी क्या थी, मैग्यार, और राजधानी बुडापेस्ट और ऑस्ट्रिया के क्या था, अधीन था। और यूरोप में जो फ्रांस वगैरह में जो क्रांति हुई, इसका प्रभाव यहाँ पर भी पड़ा। 1848 में एक फ्रांस में क्रांति हुआ था, आप लोगों को याद होगा। 1848 में मेटरनिक युग का अंत हुआ था। 1848 में क्या किया, मेटरनिक युग का अंत। और फ्रांस में एक लुई फिलिप शासक था, आर्लियंस वंश का लुई फिलिप शासक था। तो फ्रांस में 1848 में क्रांति हुई थी, जिसमें क्या कर दिया गया था, लुई फिलिप को सत्ता त्यागना पड़ा था, सत्ता त्याग करके वो चला गया था। तो उसी समय 1848 ईस्वी में 1848 ईस्वी में यहाँ पर भी क्रांति हुई। 1848 ईस्वी में यहाँ पर भी क्रांति हुई। और इस क्रांति का जो नेतृत्व किया, इस क्रांति का जो नेतृत्व किया वो दो व्यक्तियों ने किया था मिलके, कोसुत। एक व्यक्ति का नाम था कोसुत एवं फ्रांसिस डिक। खतरनाक खतरनाक सब नाम रखता है, ठीक ना। तो कोसुत एवं फ्रांसिस डिक के नाम से दो व्यक्ति थे। इन्होंने 1848 में जो क्रांति किया गया, कहाँ पे, हंगरी में, किसके खिलाफ, ऑस्ट्रिया के खिलाफ। ये लोग चाहते थे कि ऑस्ट्रिया से क्या हमें आज़ादी मिले, और ऑस्ट्रिया के खिलाफ इन्होंने क्या कर दिया, बगावत कर दी, क्रांति कर दी कि हमें भी क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। कोसुत एवं फ्रांसिस डिक जो थे एक लोकतांत्रिक विचार वाले व्यक्ति थे, एक लोकतंत्र वाले विचार रखते थे, ठीक ना, कि राजतंत्र खत्म हो जाए। लेकिन उधर ऑस्ट्रिया भी बहुत होशियार था। इन्होंने किसी प्रकार से इनको मनाने का कोशिश किया, और इन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी कि चलिए पूरा आज़ाद नहीं, लेकिन हमारी कुछ मांगों को क्या कर दिया जाए, पूरा कर दिया जाए। तो ऑस्ट्रिया ने इनकी कुछ मांगों को पूरा कर लिया। पूरी आज़ादी तो नहीं दी, वहाँ ऑस्ट्रिया का शासन रहा, लेकिन इनकी कुछ मांगों को पूरा किया, ठीक ना। और इनकी कुछ मांगे क्या थी, इनकी कुछ मांग को पूरा किया। जैसे उस समय देखे थे प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थी, प्रेस की आज़ादी दी गई, ठीक ना, प्रेस की आज़ादी। काफ़ी ज़्यादा क्रांति भरा, जिसके कारण ऑस्ट्रिया ने क्या कर दिया कि आपकी मांगों को क्या कर देंगे, हम लोग पूरा कर देंगे। तो सबसे पहले क्या दिया, प्रेस की आज़ादी दी गई। उस समय प्रेस के पास आज़ादी नहीं होती थी, राजा के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते थे, तो ठीक ना, प्रेस की आज़ादी दी गई। उसके बाद बात करें, सामंती व्यवस्था से छुटकारा दिया गया लोगों को। सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था आप लोगों को पता है ना, जमींदारी प्रथा। सामंती व्यवस्था से लोगों को क्या कर दिया गया, छुटकारा दिया गया। उसके बाद स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग की गई। क्या की गई, स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग की गई, और कहा गया कि मंत्री की जो बैठक होगी, स्वतंत्र मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल की बैठक हमेशा होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद जो होगा क्या होगा, स्वतंत्र होगा, वो किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। और जो मंत्रिमंडल की बैठक होगी प्रत्येक वर्ष होगी बुडापेस्ट में, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मंत्रिपरिषद की, मंत्रिमंडल की क्या होगी, बैठक भी होगी। तो इन सारी मांगों को क्या कर दिया, ऑस्ट्रिया ने पूरा किया। और इस प्रकार हंगरी में भी जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, किसी न किसी प्रकार से क्या हो गया, ये सफल हुआ, ठीक ना, क्या कि ऑस्ट्रिया ने इसकी बातों को मान लिया था। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया यूनान में किस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उसके बाद हम लोगों ने देखा हंगरी में भी स्वतंत्रता संग्राम को देख लिया। उसके बाद थोड़ा सा और देख ले, पोलैंड, कहाँ देख ले, पोलैंड। दो और देश देखने वाले हैं, पोलैंड और बोहेमिया। यहाँ पे सफल नहीं हो पाया, ठीक ना, पोलैंड और बोहेमिया में भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ, लेकिन यहाँ पे सफल नहीं हो पाया, ठीक ना। पोलैंड में जो था आपका रूस का शासन था। किसका शासन था, रूस का शासन। पोलैंड पे किसका शासन था, रूस का शासन था। लेकिन यहाँ भी क्रांति की शुरुआत हो गई, यहाँ पर भी क्या हो गई, क्रांति की शुरुआत हुई 1830 में। 1830 में आप लोगों को याद होगा कौन सी क्रांति हुई थी, जुलाई की क्रांति हुई थी 1830 में। तो 1830 में जब वहाँ पे क्रांति हुई, तो यहाँ पर भी क्रांति हुआ 1830 में, ठीक ना, 1830 में क्रांति हुई। लेकिन जैसे देखें कि यूनान में जब क्रांति हुआ था, फ्रांस, रूस, ये सब इनकी क्या किया था, मदद किया था। लेकिन यहाँ पे तो रूस का ही कब्जा था, तो मदद कौन करेगा, उधर फ्रांस भी इसका मदद नहीं किया, ना ही ब्रिटेन, कोई देश इसके सपोर्ट में नहीं आया। जिस कारण से यहाँ पर जो भी क्रांति हुई उसको रूस ने क्या कर दिया, कुचल दिया। क्रांति को कुचल दिया गया, किसके द्वारा, रूस के द्वारा। यानी क्या, यहाँ पर भी जो क्रांति हुई, कहाँ पे, पोलैंड में, इसको किसी का सपोर्ट भी नहीं मिला और रूस ने इस क्रांति को आसानी से दबा दिया। तो यहाँ पे लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं। उसके बाद करते हैं बोहेमिया। किसकी बात करें, बोहेमिया। बोहेमिया भी एक देश था जहाँ पे ऑस्ट्रिया के अधीन था। बोहेमिया किसके अधीन था, ऑस्ट्रिया के
अधीन था। ये ऑस्ट्रेलिया सबको बहुत परेशान किया है, ठीक ना। इसको ऑस्ट्रेलिया नहीं समझ लिया है गलती से, ठीक ना, ये ऑस्ट्रिया है। तो ये किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था। कौन सा देश? बोहेमिया। यहाँ पर भी क्रांति हुई, यहाँ पर भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी, यहाँ पर भी क्रांति हुई, ठीक ना, क्रांति हुई। लेकिन यहाँ पर की जो क्रांति थी वो हिंसात्मक हो गई। यानी होता है ना, कोई एक क्रांति होता है जो शांति से, देखिए देश में भी होता है एक तरह, तो सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाना होता है तो एक होता है शांति प्रदर्शन, के आराम से कहीं लोग बैठ जाते हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, धरना प्रदर्शन वगैरह। और एक होता है हिंसात्मक क्रांति, जिसमें लोग सब क्या करते हैं, बस फूकने लगते हैं, ट्रेन फूकने लगते हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान करने लगते हैं। तो ऐसे में सरकार भी क्या करती है, उनके खिलाफ एक्शन लेने लगती है। जो शांति से प्रदर्शन करते हैं उनकी मांगे भी सुनी जाती है। लेकिन जो हिंसात्मक प्रदर्शन होता है उसमें सरकार भी मांगे नहीं सुनती है और एक्शन ले लेती है, ठीक ना। तो यही हुआ, ऑस्ट्रिया के जो अधीन था बोहेमिया, बोहेमिया में जो क्रांति हुई वो क्या हो गई? हिंसात्मक हो गई। क्या हो गई? हिंसात्मक हो गई, यानी नुकसान पहुंचाने लगी। और क्या किया गया? ऑस्ट्रिया ने सख्ती से एकदम सेना भेज के इनका क्या कर दिया? दमन कर दिया, पूरा दबा दिया गया। ऑस्ट्रिया ने क्रांति का क्या कर दिया? दमन कर दिया। क्रांति का क्या कर दिया? दमन कर दिया। ऑस्ट्रिया ने क्या कर दिया? इस क्रांति को आसानी से दबा दिया। क्या है कि हिंसात्मक हो गया था, कोई सपोर्ट में भी नहीं आया और ऑस्ट्रिया ने इस क्रांति को आसानी से दबा दिया। तो यहाँ तक 4 देश देखे, यूनान, पोलैंड, बोहेमिया और हंगरी। तो हंगरी में किसी न किसी, हंगरी में सफल हुआ, यूनान में पूरी तरह से एकदम सफल हुआ, और जो पोलैंड और बोहेमिया था यह सफल नहीं हो पाया। कहीं पे यहाँ पे देखे तो हिंसात्मक हो गया और यहाँ पे किसी का सपोर्ट नहीं मिल पाया, जिस कारण से सफल नहीं हो पाया। तो यहाँ पे हम लोग देख ले कि यूरोप के अन्य राष्ट्रों में जो क्या थे, जो दूसरे देश का शासन था, उनमें राष्ट्रवाद की भावना किस प्रकार से जगी और उन्होंने किस प्रकार से सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसके बाद अगर बात करें इसके क्या क्या परिणाम हुए, अन्य देशों में क्या क्या परिणाम हुए, तो एक चीज हम लोग पढ़ते हैं, बाल्कन क्षेत्र में संकट। बाल्कन क्षेत्र, सबसे पहले बात करते हैं कि बाल्कन क्षेत्र है क्या आखिर। बाल्कन क्षेत्र कहा किसको गया? तो बाल्कन क्षेत्र में कुछ जगह आते हैं जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, ये बहुत छोटे छोटे क्षेत्र थे, जगह थे। रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, इन सभी देशों को क्या कहा जाता था? बाल्कन क्षेत्र। क्या कहा जाता था? बाल्कन क्षेत्र, ठीक ना। तो इन सभी देशों पर, इन सभी क्षेत्रों पे जो कब्जा था वो ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की, ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की का कब्जा था। तो इन सभी देशों के लोगों में भी राष्ट्रवाद की भावना चाहिए कि अब हमें ऑटोमन साम्राज्य से क्या पाना है? मुक्ति पाना है। ऑटोमन साम्राज्य तुर्की की, ठीक ना। तो हमें ऑटोमन साम्राज्य से क्या पाना है? मुक्ति पाना है, छुटकारा पाना है। तो इन सभी लोगों में क्या करी? राष्ट्रवाद की भावना जगी और लोग क्या करने लगे? खिलाफ लड़ाई करने लगे, किसके? ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ। जिस कारण से धीरे धीरे होगा, लड़ाई काफ़ी ज़्यादा हो गया और ऑटोमन साम्राज्य धीरे धीरे क्या हो गया? खत्म हो गया। सभी देश अलग अलग हो गए, ठीक ना। रोमानिया अलग हो गया, बुल्गारिया अलग हो गया, सर्बिया अलग होगा, मेसोडोनिया अलग हो गया। इन सारे देश सब क्या हो गए? अलग हो गए और धीरे धीरे क्या होने लगा?